वाले। अच्छा, अभी तो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 5 लिक्विड्स का ही टॉपिक है। इसको हम ये पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को कम या ज्यादा करते हैं, या इन कैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस चेंज होती है इन फैक्टर से। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, यानी एटम का साइज, या फिर मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल का साइज। तो हम एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर साइज को देखते हैं कि ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। हमें ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप पे साइज छोटा होता है एटम का, फिर साइज नीचे जैसे जैसे जाएं साइज बड़ा होने लग जाता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में सिमेट्री कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में सिमेट्री कम होती जाती है, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है, डिस्पर्शन ज्यादा होती है। डिस्पर्शन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का स्प्रेड होना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का फैल जाना। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा स्प्रेड करता है, क्योंकि टॉप पे जो एटम है इसका अगर यहाँ पर हम न्यूक्लियस मान लें तो इस न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन बॉटम पे देखें तो इस न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन से दूर दूर हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स होंगे, ज्यादा फैल जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम लंदन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होती है, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साइज पे डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बढ़ता है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती है। यानी हम सिंपल एक रिलेशन बना लेंगे, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंदन डिस्पर्शन फोर्स के। जिस तो एटॉमिक क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड में सब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या सब होता है? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में फर्स्ट। सब सब इलेक्ट्रॉन आते हैं, एटम्स के सब इलेक्ट्रॉन। खास तौर पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आमतौर पे हम ज्यादा कंसीडर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है तो उसकी डिस्पर्शन ज्यादा होती है, और डिस्पर्शन फोर्स लंदन डिस्पर्शन फोर्स ये ज्यादा हो जाती है। और जब भी लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होती है या कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम नोबल गैस को देखें जो ग्रुप 8 बन रहा है पीरियोडिक टेबल का, टॉप पे हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर आर्गॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर जीनॉन है, फिर रेडॉन है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, टॉप पे साइज छोटा है, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, इस तरह और ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। तो इस ये अगर क्वेश्चन ये आए कि वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, द आंसर इज बिकॉज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज।
तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर इन साइज इंक्रीज होने से या एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो एक ये फैक्टर्स है जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स पे इफेक्ट करता है। जो दूसरा फैक्टर है उसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी है क्या? पोलराइजेबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना। डिस्टॉर्शन को यूं समझें कि स्प्रेड होना है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ज्यादा स्प्रेड होना, ज्यादा फैल जाना। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है पोल्स का आना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स का बनना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्ट हो जाना। तो पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी किस हद तक डिस्टॉर्ट हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी ज्यादा डिस्टॉर्शन शो करेगी तो हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी में डिस्टॉर्शन कम होगी तो हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी कम है। तो पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन ये होगी, मेजर ऑफ ईज कहते हैं आसानी से, मेजर ऑफ ईज विद विच इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी is distorted. Measure of ease with which electron charge density is distorted. तो किस आसानी से किस हद तक इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिस्टॉर्ट होती है उसको मेजर करने को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब जो लार्जर एटम्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है तो उसमें डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होती है। जबकि जो स्मॉल एटम्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ होता तो उसमें डिस्टॉर्शन कम होती है। तो ये न्यूक्लियस है सेंटर पे। अब पहली डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियस ने अपने, एक मिनट में अभी ये बंद कर लूं। तो पहली डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियस ने, ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है ना? यस सर। न्यूक्लियस ने जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें टाइटली बाउंड कर रखा है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो सकते। जबकि लास्ट वाले डायग्राम में ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो लास्ट वाले डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो पोलराइजेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, यानी जिस एटम का साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। सर डिस्टॉर्शन का मतलब? डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी चीज को टेढ़ा कर देना, फैला देना। तो ऊपर वाली डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल कंसिडर होते हैं, लेकिन नीचे वाली डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं होते। यूं समझें कि वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाते हैं, डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड नहीं रख सकता। देखो ऊपर वाली डायग्राम में बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक सिमेट्रिकल होते हैं, एक तरतीब से होते हैं, उनमें कोई टेढ़े टेढ़े मेढ़े नहीं होते, बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। जबकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें सिमेट्री नहीं रहती तो उसको कहते हैं उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा हो गई। तो हम एक यहाँ पर एक रूल बना लेते हैं, पोलराइजेबिलिटी increases with increased atomic
एंड मॉलिक्यूलर साइज। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम हैलोजन को देखें तो हैलोजन को तो टॉप पे है फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, इस तरह। तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस है, जबकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्लोरीन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन क्लोरीन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, but bromine is liquid and iodine is solid। यानी एक ही फैमिली है हैलोजन फैमिली, इसी फैमिली में पहले दो जो हैलोजन हैं फ्लोरीन और ब्रोमीन वो तो गैस हैं। फ्लोरीन के बाद होता है क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद होता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद होता है ब्रोमीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये तो गैस हैं, लेकिन ब्रोमीन ये लिक्विड है, जबकि आयोडीन ये सॉलिड है। तो ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है वो चीज़ तो होती है गैस, क्योंकि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है कम। जबकि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं तो मॉलिक्यूल ज़रा करीब करीब आ जाते हैं, पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं, तो वो बन जाता है लिक्विड। तो ब्रोमीन लिक्विड है क्योंकि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, जबकि आयोडीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो तो हो गया है सॉलिड। तो इसका हमें ये आंसर लिखना है। फिर तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ये ज्यादा कम होने से क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी में हमने एक रिलेशन बनाया था कि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है जब साइज ज्यादा होता है। एटम या मॉलिक्यूल का जब साइज ज्यादा होता है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो तो फिर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ये ज्यादा होते हैं। तो टॉप पे एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, फिर है ईथेन, फिर प्रोपेन। तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर हैं, C5H12, C6H14, C10H22। इसमें सिर्फ हमने ये करना है कि C1 एक काउंटिंग करनी है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और फिर C7, C8, इस तरह हम करते करते C10 तक चले जाएंगे। अब टॉप पर जो चीज है इसका साइज सबसे छोटा है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। लेकिन जो बॉटम में जो हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है इसका साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 10 कार्बन है और 22 हाइड्रोजन है। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये जो CH4 है ये हम सबके घरों में होती है, इसे हम सुई गैस कहते हैं।
इसका बॉइलिंग पॉइंट है -161.5। तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज याद नहीं करनी, उनमें ट्रेंड याद करना है और उसका कॉन्सेप्ट बताना है कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो क्यों हाई है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो बन रहा है तो क्यों लो बन रहा है। ये वैल्यू याद नहीं करनी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट -16.1 डिग्री है तो हम देखें कि साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। जो बॉटम पे है इसका बॉइलिंग पॉइंट 174.1 डिग्री है। तो हमें ये बात समझ में आई कि किसी भी एटम्स का या मॉलिक्यूल का जब साइज बढ़ता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्योंकि जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ज्यादा फैल जाते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। और इसकी एक रीजन हम ये लिखेंगे, ग्रेटर यानी कि टॉप वाला। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये कि टॉप वाला गैस क्यों है और बॉटम वाला ये लिक्विड क्यों है। ये हैं सारी एक ही फैमिली से, कहते हैं हाइड्रोकार्बन, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ही है। बस ये है कि एक में कार्बन ज्यादा हो गए हैं, एक में हाइड्रोजन ज्यादा हो गए हैं, एक में कार्बन कम है हाइड्रोजन कम है। तो इससे क्या होगा, तो हमने लिखना है ग्रेटर दी चेन लेंथ, ग्रेटर दी चेन लेंथ, ग्रेटर will be force of attraction। और जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो वो चीज या तो लिक्विड हो जाती है या फिर सॉलिड हो जाती है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पे। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर पोलराइजेबिलिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फिर बता दें कि डिस्टॉर्शन अगर ज्यादा होगी तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या लिंक। अच्छा, अगर हम एक एटम टॉप पे देखें और एक एटम हम बॉटम पे देख लेते हैं। जो बॉटम वाला एटम है इसका साइज है ज्यादा, इसके साइज ज्यादा होने की वजह से इसमें हो गई है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन हो गई, पोलराइजेबिलिटी हो गई, मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन गए। इस पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ जरा ज्यादा हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ कम हो गए। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गए तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो गए तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। जबकि टॉप वाले पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल है, वहां पर नो डिस्टॉर्शन, क्योंकि उसका साइज छोटा है। नो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है कि पोल्स बन जाना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अपेयर हो जाना। अब इस पर जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गए, अब इसके पास जो भी मॉलिक्यूल आएगा, इसके साथ का कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर या तो पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं या फिर इसके करीब आने से इसने उन पे पोलैरिटी इंड्यूस कर दी है। क्योंकि इस पर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए थे, इसलिए आ गए थे क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं रहा था, पोलराइजेबिलिटी हो गई थी। तो इसने अपने करीब के सारे मॉलिक्यूल्स पे भी चार्जेस कर दिए, जो कि हमने कल पढ़ा था, जिसे इंड्यूस्ड पोलैरिटी कहते हैं। तो अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है। जबकि इसके करीब कोई मॉलिक्यूल आएगा तो हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ना हो क्योंकि इन पे चार्जेस नहीं थे। और ये भी हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, लेकिन चांस या प्रोबेबिलिटी तो कम है, क्योंकि जिनमें डिस्टॉर्शन नहीं है, जो पहले से ही पोलराइजेबल नहीं है,
तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा होती है जहां पर अपोजिट चार्जेस होते हैं, जबकि बॉटम वाले स्ट्रक्चर पे अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस इसलिए हैं क्योंकि डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन से पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी होने का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का बनना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं तो साथ वाले मॉलिक्यूल उससे इफेक्ट होते हैं और उन पर भी अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, और जहां भी अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। तो पोलराइजेबिलिटी और डिस्टॉर्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये ताल्लुक है। ओके सर, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों सेम चीज है ना? हाँ, ये दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। अच्छा, तो यह है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऐसी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 3 तरह के एटम्स में सबसे ज्यादा होती है। एक तो हाइड्रोजन में, एक ऑक्सीजन में और एक फ्लोरीन में, और किसी किसी हद तक ये क्लोरीन में भी होती है, लेकिन तीनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इनमें ज्यादा होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर में ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये दो हमने वाटर मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है, और ऑक्सीजन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन कुछ रहते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के दरमियान, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके लॉन पेयर हैं जिसके पास, और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने एक चीज याद रखनी है कि हमको एक बॉन्डिंग का पता है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जो एमसीक्यूज के तौर पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे हम एच बॉन्डिंग भी कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कोवलेंट बॉन्डिंग के मुकाबले में वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड but stronger than dipole इंटरेक्शन। लेकिन डाइपोल इंटरेक्शन के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग होती है। और जो डाइपोल इंटरेक्शन है ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वीक होती है कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है डाइपोल इंटरेक्शन से। और डाइपोल इंटरेक्शन ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमारी बुक में एक ग्राफ दिया गया है जहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस हीट को कहते हैं
जो वेपर्स बनाने के लिए चाहिए, यानी अगर वाटर के वेपर्स बनाने हैं तो वाटर को कुछ हीट देंगे, हीट की इतनी अमाउंट जो वाटर्स के वेपर बना दे, उस हीट की अमाउंट को कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ से, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन आर हायर देन the boiling point and heat of vaporization of H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और अगर हम वाटर को देखें, क्वेश्चन ये है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, of water are higher than boiling point and heat of vaporization of H2S। तो H2S और H2O में इधर ऑक्सीजन है इधर सल्फर है, हाइड्रोजन तो दोनों में जितनी है। तो इसका आंसर ये है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब ये हमको याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब सिर्फ वहां पर होती है जहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो, अकेला हाइड्रोजन ना हो। यानी समटाइम ये कंफ्यूजन होती है कि हाइड्रोजन तो यहाँ भी है तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं, एक हाइड्रोजन हो और उसके साथ कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिस पर लॉन पेयर है, और वो एटम कौन से वाला हो, वो या तो ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन। यानी हाइड्रोजन के साथ में अगर ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा तो इलेक्ट्रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिर्फ अकेले हाइड्रोजन के होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसका आंसर ये है, वाटर मॉलिक्यूल्स attract each other through hydrogen bonding, whereas H2S molecules, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। H2S molecules attract each other by dipole interaction। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि H2S में डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अच्छा, जरा बुक ओपन करना। तो इस बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में से क्वेश्चन आते हैं। तो इस ग्राफ को हमको समझना है कि इस ग्राफ में कुछ चीजें हैं, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसकी जो रीजंस हैं वो हम जरा समझ लेते हैं। ये वाला ग्राफ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो अगर इस ग्राफ में हम देखें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री बन रहा है,
जबकि वाटर वाला जो ग्रुप है, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये वाला ग्रुप, वाटर, फिर H2S, H2SE, H2TE, जो ये वाले ग्रुप हैं, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है। इसको हम कहते होते हैं ग्रुप 6। ऑक्सीजन वाला ग्रुप 6 होता है, ग्रुप 6। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? तो उसकी रीजन हमने ये बतानी है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक सेकंड। अब यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन आता है कि वाटर के अलावा अगर हम अमोनिया को देखें या HF को देखें, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम क्यों है? ये क्वेश्चन नोट कर लें कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है वाटर के कंपैरिजन में। और एक क्वेश्चन और ये आता है कि वाटर, HF और अमोनिया, इन तीनों को देखें तो इनके जो ग्रुप्स हैं, यानी अपने ग्रुप में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसकी क्या वजह है? HF वाले ग्रुप में, यानी HF, HCl, HBr, HI, इन सब में HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। NH3, PH3, GE, और ये इसका जो ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इस ग्राफ से हमको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर लिखे हुए हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस वाटर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, ये वाला ग्रुप, इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है वाटर का। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस HF, HCl, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है HF का। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और NH3 वाले ग्रुप में भी, NH3 वाला जो पूरा फैमिली है, उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है NH3 का। उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और फ्लोरीन हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था। सर इसमें जो अमोनिया है इसकी कुछ से बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिनमें डाइपोल डाइपोल हो रहा है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट किन में कम है? जिनमें सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जिन चीजों में, उन चीजों के कंपैरिजन में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि हालांकि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा होती है। ऐसा कुछ? यस सर। अच्छा, ऐसा कहाँ पर हो रहा है? अगर हम इस ग्राफ को बहुत क्लियरली देखें तो ये अमोनिया है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जरा, अच्छा, हमने यहाँ पर जो हमने कंपैरिजन करना है ना, तो एक एक एटम का उसकी फैमिली के साथ करना है। यानी अगर हमने वाटर का कंपैरिजन करना है तो ये देखना है इसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ करना है। अगर हमने HF का कंपैरिजन करना है तो उसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ करना है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होते हैं ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A, 5A, 6A एंड 7A। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स उनको कहते हैं
जिनमें हाइड्रोजन हो और उसने किसी के साथ बॉन्ड बना रखा हो, जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा हो, या हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन ने किसी और के साथ बॉन्ड बना रखा हो, उसको कहते हैं हाइड्राइड्स। नोट दैट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A आर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम ग्राफ में देखें कि ग्रुप 4A, अब ग्रुप 4A कौन सा बन रहा है? ग्रुप 4A वो बन रहा है जहां पर CH4 है, SiH4 है, GeH4 है, SnH4 है। ये सारे के सारे ग्रुप 4 के मेंबर्स हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों? The reason is that these hydrides are non-polar and have only London dispersion force. और हमको पता है कि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो ज्यादा नहीं होती। तो ग्रुप 4A के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ग्रुप 4A के मेंबर हैं CH4, SiH4, मीथेन, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मीनियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। किन से कम है? जो ऊपर वाले जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द रीजन इज दैट दीज हाइड्राइड्स आर नॉन पोलर एंड हैव only London dispersion force among their molecules. Hydride of group 4A. अब ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड हैं ये कौन से हैं? ये ग्रुप 4A के, तो ये ग्रुप है 5A। अगर ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स को देखा जाए तो ये कौन से हाइड्राइड हैं? ग्रुप 5A के इनमें अमोनिया है। अमोनिया के अलावा और कौन सा है? PH3, इस तरह के ये जो फैमिली है यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 वाली फैमिली हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5 है। ग्रुप 6A की बात करें तो इसमें वाटर है, H2S है। ग्रुप 7A की बात करें तो इसमें HF है, हैव पोलर मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं। अमोनिया, water and HF show maximum boiling points in their respective series, यानी अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज में देखना है तो वाटर, अमोनिया और HF का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स है उनकी अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज में, उनकी अपनी फैमिली में। The reason is due to hydrogen bonding in their molecules. The boiling point of a water seems to be more affected than that of HF. ये क्वेश्चन आता है कि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? हालांकि अगर हम वाटर और HF को देखते हैं तो HF में फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इवन देन ऑक्सीजन। तो HF में तो फिर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसकी वजह यह है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो वाटर में, जबकि HF में हम देख सकते हैं वहां पर तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। फ्लोरीन, HF में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है तो वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर मॉलिक्यूल। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। As fluorine is more electronegative than oxygen, one should expect, कोई ये समझेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू बी स्ट्रॉन्गर इन HF के जी HF में तो वाटर की कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का हाई है HF से। The reason is that fluorine can make only 1 hydrogen bond with hydrogen of the neighboring molecule. On the other hand, oxygen atom can form 2 hydrogen bond with the neighboring molecules. अब ये बात तो हो गई, लेकिन जब हम अमोनिया को देखते हैं तो फिर हमारे हिसाब से तो अमोनिया में तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए क्योंकि यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है। लेकिन अमोनिया में 3 हाइड्रोजन